स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। भाई साहब बस आ गया मैं आपके सामने ना, मतलब क्लास लिखी थी बस ये समझ लो। मतलब इतना काम था फिर भी मैंने कहा भाई मैं जाऊंगा क्लास में, इतना ट्रैफिक फिर भी मैं पहुंच गया हूँ ना। चलिए कोई बात नहीं, आया हूँ तो बहुत कुछ देकर जाऊंगा। अब तक की जितनी मेरी क्लासेज हुई होंगी उनमें से सबसे बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा रहा। इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन कैप्सूल आपको देने वाला हूँ आज। बस पूरी क्लास को ध्यान से देखना है, आराम से देखना है, निश्चित मानना, यकीन मानना, इकोनॉमिक्स की ताबूत में अंतिम कील की तरह एक क्लास होने वाली है। स्वागत है आप सभी का। पूजा, राहुल, अमरजीत, अनितेश, विवेक, चिंकी, तितली, सुनील, मुस्कान, चिंटू, सभी का स्वागत है। माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट आया, पर मैंने कहा था कि मैं आऊंगा जरूर, चिंता मत कीजिएगा। लेट आया हूं तो पूरे 1 घंटे पढ़ा कर जाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करें क्लास की। आइए तो इकोनॉमिक्स 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट 60 मिनट के अंदर आपके सामने होंगे। इकोनॉमिक्स है, थोड़ा ध्यान से देखना है, आराम से देखना है, धैर्य के साथ देखना है। चाहे मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको आराम से धैर्य के साथ में प्रयास करूंगा चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है आपके अनुसार जो है, और भविष्य में इकोनॉमिक्स को और व्याख्या करने का प्रयास भी करूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग मंडे से चालू हुए थे और ये सफर हमारा पॉलिटी तक पहुंचा, ज्योग्राफी में पहुंच गया, हिस्ट्री भी हो गई, साइंस भी हो गई। आज आपका इकोनॉमिक्स होने वाला है और कल 7 फेरों वाली सीरीज जाएगी आपकी ऑल इन वन। सब कुछ इसके अंदर होगा, वही आपकी 60 मिनट के अंदर 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। ऑल इन वन यहां पर होने वाला है, ठीक है। कल और फिर कल ही बताऊंगा कि अगला जो आपके वीक है उसका प्लान क्या रहने वाला है, कल ही आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट तो क्या है, इकोनॉमिक्स जो है उसके जनक किसको कहते हैं हम लोग, उनका जनक जो है हम लोग जो है एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं। इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या थी? द वेल्थ ऑफ नेशन जो है महत्वपूर्ण बुक है। तो इकोनॉमिक्स का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। और बुक का नाम क्या? बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। एक तो होती है कौन सी? व्यष्टि, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और एक होती है समष्टि, जिसको हम लोग मैक्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पर, माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पर, ठीक है। जब हम व्यक्तिगत इकाई की बात करेंगे, सिंगल व्यक्ति की बात करेंगे, तो व्यक्तिगत जो इकाई होगी वो माइक्रो के अंदर काउंट होती है, ठीक है। एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक वर्ग, फर्म, जब एक की बात होता है, एक उपभोक्ता चाहे एक परिवार चाहे एक फर्म, व्यक्तिगत इकाई की बात जब होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसको माइक्रो कहते हैं, छोटे लेवल पर। मैक्रो का मतलब जब हम पूरे समाज की बात करें तो मैक्रो हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत संपूर्ण या फिर समग्र अर्थव्यवस्था जो है इसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस शाखा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मदों की शामिल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, तो मैक्रो और माइक्रो दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर क्या है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, इकोनॉमिक्स जो है आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर जो सेक्टर की बात करें आपसे, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है आपके कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जो चीजें हमें प्रकृति से सीधा मिलती है वो होती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मेरी बात सुनना आराम से, जो चीजें प्रकृति से सीधा हमको मिलती हैं वो सारी चीजें किसमें आती हैं? प्राइमरी के अंदर आती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित जो गतिविधियां होती है वो इसमें आती है, जैसे कि कृषि हो गई, एग्रीकल्चर होगी, वानिकी फॉरेस्ट हो गया, आपके मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया, ये सारी इसी में आएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी होती है? जो चीजें सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राइमरी होगी, ठीक है। स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा आज आराम से पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स टॉपिक है। स्पीड से जिसको देखना हो वो क्लास खत्म होने के बाद में स्पीड बढ़ा करके देख लेना, ठीक है। चलिए सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं मैं आपसे, तो सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, सेकेंडरी का एग्जांपल जरूर ध्यान रखना अपना। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विनिर्माण, ठीक है। निर्माण, विनिर्माण और बिजली किसमें आती है? आपके सेकेंडरी में आती है। देखो सेकेंडरी में जो प्राथमिक क्षेत्र से जो कुछ हमको मिला है उसको हम लोग करते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो क्या बनता है? सेकेंडरी सेक्टर बनता है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रोसेस करके जो नए उत्पाद बनते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि विनिर्माण हो गया, निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, विद्युत है, आपकी गैस है और जलापूर्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति किसमें आती है? एग्जाम में खूब सवाल पूछता है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति किसमें आती है? तो ध्यान रखना, विद्युत, गैस और जलापूर्ति जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। टर्सरी में क्या आता है? सर्विसेज किसमें आती है? टर्सरी के अंदर आती है, ठीक है। तृतीय सेवा में कौन सा आता है? इसमें जो सेवाएं होती है वो इसके अंदर आती है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, हॉस्पिटल, ये सारी सर्विसेज जो है, भंडारण। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्कर्ष में सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उत्कर्ष में सर्विस दे रहा हूं, तो मैं किसमें आ गया? टर्सरी सेक्टर के अंदर आ गया, ठीक है। ये आपकी सारी किसमें आती है? सामुदायिक सेवाएं, संचार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, इसमें आता है। हमारी जो इकोनॉमी है ना, उस हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो किसका? वो इसी का, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो भाग है वो इसी का, ठीक है। वैसे आप मुझे सोच के बताओ कि अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कौन सी इकोनॉमी जो बेहतर होती है उसमें कौन सा बड़ा पार्ट होना चाहिए? सोचो दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या? सर्विस सेक्टर, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में बड़ा पार्ट कौन सा होना चाहिए? उद्योग वाला पार्ट है ना। मेक इन इंडिया हमारी इकोनॉमी बड़ा होना चाहिए, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर ये बड़ा होगा। सोचो जब उद्योग हमारे यहाँ पर खूब लगेंगे तो उद्योग लगने के बाद क्या होगा? अपने आप जो है वहां पर सर्विस आएंगी, अपने आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट आएगा, हमारे यहाँ चीजें बनेंगी, हम उन चीजों को बाहर बेचेंगे, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से पैसा हमारे पास में आएगा। तो कौन होना चाहिए? ये वाला बड़ा होना चाहिए, पर हमारी इकोनॉमी में ये वाला बड़ा, ठीक है। इसलिए हमने इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, सेकेंडरी वाले को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया जो है ये प्रोग्राम चलाया था, आपको याद होगा, ठीक है। सेकेंडरी वाले को बढ़ाने के लिए हमने कहा कि भारत में निर्माण करो, मेक इन इंडिया करो, ठीक है। हम बार-बार क्यों बोलते हैं कि जो भारत के जो इंजीनियर है वो यूएसए जाते हैं, हमने बार-बार मना करते हैं, ठीक है, कि आप वहां क्यों जा रहे हो, हमारे यहीं पर आप काम करो, ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ निर्माण हो, विनिर्माण हो, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इस टर्सरी सेक्टर में क्या हो गया? आजकल जो है दो नए सेक्टर इसी में ऐड हो गए, ठीक है, पहले नहीं थे, इसी में दो नए सेक्टर आपके ऐड हो चुके हैं, जो कौन-कौन से आपके चतुर्थ और पंचम जो है आपके दो जो सेक्टर हैं ये दोनों इसी में ऐड हो गए, ठीक है। देखिए कौन-कौन से क्वाटरनरी की बात करूं मैं आपसे तो कौन सा आएगा इसमें? एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया और जो अनुसंधान है इसमें आता है, ठीक है। तो एजुकेशन है, रिसर्च है वो इसी में आता है, आरएनडी इसी के अंदर आता है, ठीक है। जो आरएनडी होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इसी के अंदर आता है क्वाटरनरी के अंदर, ठीक है। और वहीं आपके पंचम की बात करूं, क्वाटरनरी की बात करूं आपके, मतलब ये सेवाओं में थोड़ा डेवलप सेवाएं होगी, सेवाओं में थोड़ा अपर लेवल की सेवाएं होगी, जैसे इसमें कौन आता है आपके? इसमें आपके किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों जुड़ा के एमडी हो गए, कोई एमडी है, कोई किसी आपकी कंपनी का सीईओ है वो इसी में आएंगे, ठीक है। कोई कंपनी का एमडी है, कोई कंपनी का सीईओ है वो इसमें आएंगे, कंपनी के एम्प्लॉय किसमें आएंगे? कंपनी के एम्प्लॉय इसमें आएंगे, ठीक है। और उस कंपनी का एमडी है, उस कंपनी का सीईओ किसमें आएगा? वो इसमें आने वाला, ठीक है। एक गोल्ड कॉलर जॉब सोर होती है आपकी, जैसे कि पीएम है, सीईओ है, सीएम है, ये सारे गोल्ड कॉलर जॉब के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए दोस्तों, आपकी हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट है, चिंता मत करो। अभी शुरुआत की तो थोड़ा मैं आपको कांसेप्ट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी कैसी मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। एक इकोनॉमी होती है पूंजीवादी इकोनॉमी। पूंजीवादी दोस्तों मतलब होता है कि मार्केट डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलेगी, वो पूंजीवादी इकोनॉमी होती है। जैसे कि यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो मार्केट डिमांड सप्लाई जो है वो उनसे चलती है, गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप कम से कम होता है, ठीक है। एक होती है समाजवादी इकोनॉमी, उसमें क्या होता है? उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप अधिक होता है समाजवादी में। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कहीं-कहीं गवर्नमेंट का
हस्तक्षेप है और कहीं-कहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है वो निजीकरण भी है। तो हमारी इकोनॉमी दोनों का मिक्सअप होती है। हम जो है वो किसमें आते हैं? मिक्स इकोनॉमी में आते हैं। कभी सवाल पूछे कि भारत किसमें आएगा? पूंजीवादी में नहीं, समाजवादी में नहीं, दोनों का मिक्स जो होगा उसमें भारत आने वाला है, ठीक है? अच्छा, विकास के विकास के आधार पर पूछूं आपसे, तो विकास का जो आधार है, इस आधार पे हमारी इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था है। जब मैं पैदा हुआ तब भी हमारी इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था थी और मुझे लग रहा है जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, मेरा बच्चा पैदा हुआ तब भी हमारी इकोनॉमी कौन सी है? विकासशील के अंदर। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब भी क्या होगी? इकोनॉमी विकासशील ही होने वाली है। हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम जो है वो डेवलप कंट्री बन जाएं, हम विकसित देश बन जाएं। और आपने देखा होगा अभी जो हमारा जो बजट आया था ना, उस बजट में हमारा डेस्टिनेशन क्या है? याद करो, हमारा गंतव्य क्या था? आपके विकसित राष्ट्र बनाना, वो हमारा गंतव्य था, वो हमारा डेस्टिनेशन था ना, और वो 2047 हमने तय किया, ठीक है? चलिए आगे चलिए। हम अभी वर्ल्ड की कौन से नंबर की इकोनॉमी है? 5वें नंबर की इकोनॉमी है। अभी हमने इंग्लैंड जो है इसको पीछे छोड़ दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ के अनुसार बात करूं तो हमारी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है? 4.27 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हमारी इकोनॉमी का साइज है, ठीक है? 4.27 ट्रिलियन। दोस्तों आप जानते हो कितना होता है? देखो, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, मिलियन कितना होता है? 10 की पावर 6, 10 लाख जो है वो मिलियन होता है, ठीक है? बिलियन पूछूं आपसे, 10 की पावर 9 होता है बिलियन, ठीक है? और 10 की पावर जो 12 है ये होता है ट्रिलियन। क्या होता है? ट्रिलियन होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब जो विकास दर की बात करते हैं, ठीक है? देखो सारे के सारे लेटेस्ट आंकड़े भी मैंने आपको शामिल कर दिए इसमें। ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा 1 फरवरी 2025 का आंकड़ा आपके सामने देखिए। हमारी जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होने वाली है वो हमने अभी जो बताई है हमारे बजट के अंदर, वो कितनी होने वाली है? तो 2024-25 के लिए जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होगी आपकी, वो 6.4% आपकी होने वाली है। और जो अगला वर्ष होगा, मतलब 25-26 जो होने वाला है, उसमें 6.3% से 6.8% जो है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी, ठीक है? ये स्टेट्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और यहां देखो आप 2024-25 के अंदर 6.4% आपकी, 2023-24 के अंदर 8.2% थी, और 2025-26 के अंदर जो है ये 6.3% से 6.8% जो है वो रहने का अनुमान आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसी दोस्तों इसी फोटो के अंदर दो क्वेश्चन और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना, हमारा फॉरेक्स कितना है, ठीक है? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कितना हो गया, ये सवाल बन सकता है, ठीक है? तो लिखिएगा 2024-25 की बात करूं आपसे, जो 24-25 हमारा चल रहा है, इसमें हमारा फॉरेक्स कितना हो गया है? 634.6 आपके बिलियन डॉलर जो है इतना हमारा हो गया, ठीक है? तो यहां पे लिख रहा है, ठीक है? 634.6 जो है बिलियन डॉलर हमारा क्या हो गया? विदेशी मुद्रा भंडार। ये आंकड़ा भी आपको ध्यान में एग्जाम में सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है? आगे चलिए। हमने जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई थी वो 1991 के अंदर अपनाई थी, आपको याद होगा, ठीक है? 1991 की बात याद कीजिए, जब हमारे पास में विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, हमें आयात करने थे, हमें तेल मंगाना था, पर हमारे पास पैसा नहीं था, डॉलर पाउंड हमारे पास नहीं थे, तो हमने आईएमएफ से बात की कि हमें भाई इस समय विदेशी मुद्रा चाहिए, ठीक है? आईएमएफ को पता लग चुका था कि हम जो है एक बड़ा मार्केट है, हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन आपकी युवा है, जो समोसा भी खा सकती है, चटनी भी पी सकती है, हमारे पास ऐसी आपकी क्या युवा है। तो वो ये बात जानते थे, विकसित देशों के पास में माल तो बहुत रसगुल्ला, पर उसको खाने वाला कोई भी नहीं है ना। हमारे पास में माल नहीं है पर खाने वाले हमारे पास बहुत सारे हैं, ये बात वो जानते थे। इसलिए उन्होंने हमसे क्या बोला कि हम ठीक है आपको पैसा वैसा देंगे, पर आपको एक काम करना पड़ेगा। हमने पूछा क्या आपके? उन्होंने कहा कि आपको अपना मार्केट हमारे लिए खोलना पड़ेगा, ठीक है? वैश्वीकरण करना पड़ेगा। सेकंड उन्होंने कहा कि आपके मार्केट में प्राइवेट को एंट्री देनी पड़ेगी, निजीकरण आपको करना पड़ेगा। थर्ड उसने कहा कि आपको अपने यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रभाव कम करना पड़ेगा, आपको उदारीकरण करना पड़ेगा। तो उसने एलपीजी की हमसे बात करी, और वो बात कब होती है? 24 जुलाई 1991 में हमको माननी पड़ी, हमारी मजबूरी थी। तो 24 जुलाई 1991 को हमारे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, और जो पहले हमारे यहाँ पर लाइसेंस, गवर्नमेंट की अनुमति चाहिए हर चीज में, परमिट लीजिए गवर्नमेंट से, कोटा है गवर्नमेंट का, इसके स्थान पर हमने जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है इसको हमने अपना लिया था। और वही आपके उस समय वित्त मंत्री भारत के मनमोहन सिंह थे, आप जानते हो। उस समय नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसको राव मनमोहन मॉडल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर महारत्न कंपनी है, उसकी संख्या की बात की जाए आपसे, तो कितनी है वर्तमान में? 14 जो हमारे यहाँ पर महारत्न कंपनी है। और लेटेस्ट कौन सी आपकी? तो लेटेस्ट आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो लेटेस्ट महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कभी सवाल पूछे आपसे कि भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा 14 महारत्न कंपनी भारत में है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है वो भारत की महारत्न कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके नेशनल इनकम की बात करते हैं। किसकी? नेशनल इनकम टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रीय हमारी जो आय है इसकी गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने गणना की, आपको ध्यान रखना है। किसने की है? दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने गणना की है, और वर्ष कौन सा आपके? वर्ष है 1868 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक आप जानते होंगे, पॉवर्टी एंड अनबिटरी रूल इन इंडिया। कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनबिटरी रूल इन इंडिया, आपकी इनकी पुस्तक है। और इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम है आपकी वो कितनी बताई आपकी? वो बताई आपकी 20 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है? उस समय की बात, उस आज की बात नहीं है, उस समय की। नवरत्न कंपनी 24 है नहीं, अब 25-26 भी आपकी आ चुकी है। जो आईआरसीटीसी आपकी वो आपकी आ चुकी है, एक आईआरपीएफ भी बन चुकी है, आपकी 26 हो चुकी है ना नवरत्न कंपनी। अगर आज की बात करूं, आज तारीख है 7 तारीख और मार्च का महीना है, और 2025 है, तो आपकी कितनी हो चुकी है? 26 हो चुकी है नवरत्न कंपनी, ठीक है? ये चेंज होना बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है? इसका चेंज होना बहुत ही मतलब क्रूशियल है, ये बहुत कम चेंज होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो पॉवर्टी एंड अनबिटरी रूल इन इंडिया आपकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, और इन्होंने आपकी जो पर कैपिटा इनकम आपकी 20 रुपए प्रति वर्ष बताई, आपको उस समय की बात है। और राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, राष्ट्रीय आय समिति जो बनाई थी हमने उस समय आपके कब बनाई थी? 1949 में बनाई थी ना, और उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस जो है उसके अध्यक्ष है ना। पीसी महालनोबिस को आप जानते होंगे, इन्हें तो आप परिचित होंगे। इन्हें क्या बोलते हैं भारत में? स्टैटिक्स जो है उसके जनक किसको बोलते हैं? इन्हें कहते हैं। और इनके बर्थडे की तारीख याद कीजिए कौन सी है? 29 जून जो है वो इनके बर्थडे की तारीख है, और इस तारीख को हम लोग क्या बनाते हैं? आपकी इस तारीख को हम लोग जो है नेशनल स्टैटिक डे जो है वो बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है पीसी महालनोबिस के बारे में, ठीक है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसओ। ये बहुत सारे एग्जाम में लगातार सवाल आता है एग्जाम में सीएसओ के बारे में, ठीक है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस इसका नाम है। कब इसका निर्माण हुआ? तो 1951 के अंदर 2 मई को इसका निर्माण हुआ, आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? वही पीसी, वही जो राष्ट्रीय समिति थी ना आपके, ये राष्ट्रीय समिति जो है यही भविष्य में क्या बन गई? सीएसओ बन गई। वही पीसी महालनोबिस साहब जो है वही इसके क्या बन गए? हेड बन गए, जो भारत में जनक है इसके। और दिवस आपके 29 जून मैंने आपको अभी लिखा है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ दोस्तों? अभी कुछ दिनों पहले जो सीएसओ है इसमें हमने किसको मिला दिया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया, ठीक है? तो जो सीएसओ है, जो सेंट्रल स्टैटिक जो ऑफिस है, इसी में हमने किसको मिलाया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया। और इसको मिलाने के बाद हमने क्या नाम दिया? आपके एनएसओ। तो वर्तमान में सीएसओ स्टैंड नहीं करता है, मेरी बात सुनना, वर्तमान में सीएसओ स्टैंड ही नहीं करता है, वर्तमान में एनएसओ स्टैंड करता है। 2019 में ये नाम चेंज हो गया है और इसका नाम एनएसओ हो गया। क्या हो गया? एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? सॉरी, ऑफिस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका नाम है। यहाँ पर क्या नाम था? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका नाम हो गया है। और आपको ध्यान रखना है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? आपके ये आपके मॉस्पी के अंदर आता है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है ये इसका नाम है। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर ना। 23 मई 2019 को सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है एनएसओ किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। तो वर्तमान में नेशनल इनकम के आंकड़े जारी करने वाला कौन है? हजारों बार सवाल पूछा गया एग्जाम के अंदर, कौन है आपके? वो एनएसओ, ठीक है? और एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी जो है इसके अधीन आता है, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है आपने पेड बेस में भी इससे पहले बहुत बार पढ़ा होगा, आपने 50-50 घंटे भी बहुत बार पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स जो, पर मैं आपको 1 घंटे में जो पढ़ाकर यहाँ पर जाऊंगा
बताऊंगा ना एग्जाम में आपको इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो एनएसओ नाम हो चुका है, मॉस्फी के अंदर आता है, 2019 में हुआ है। एनएसओ किससे मिलकर बना हुआ है? सीएसओ प्लस एनएसएसओ से मिलकर बना हुआ है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? देखो हमारा जो नववर्ष हम क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर क्या बोलते हैं? 1 जनवरी को हम लोग अपना हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये क्या होता है? ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा वित्तीय वर्ष जब राष्ट्रीय आय की गणना एक निश्चित अवधि के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए होती है, तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये फाइनेंशियल ईयर है। तो भारत में अच्छा 1 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी हमने? आप में से किसी ने इस बात को सोचा है आज तक? कोई दिमाग लगाया आपने आज तक कि गुरुजी हमने 1 अप्रैल को चुना, हमने 1 मार्च, हमने 1 जुलाई, हमने 1 अगस्त, हमने 1 जनवरी क्यों नहीं चुना? हमने 1 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी थी? ये आपके लिए सवाल मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप जवाब दो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियां हैं वो देने वाला कौन था? तो साइमन कुर्टसेस। कौन? आपके साइमन कुन्नेट्स जो आपके ये देने वाला, ठीक है। 3 विधि इसने बताई थी। एक तो थी आपकी उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड, एक थी आय विधि, इनकम मेथड, और एक थी आपके व्यय विधि, एक्सपेंस मेथड जो है। इन 3 विधियों के आधार पे हम लोग जो है वो क्या बनाते हैं? इन 3 विधियों के आधार पे हम लोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, क्योंकि मार्च क्लोजिंग तो 1 अप्रैल के बाद में आई है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को होती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को होती है और 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर आपकी स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आय की बात करूं मैं आपसे। देखो एक होता है ये आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस आपके स्लाइड का, जिसको समझने में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास पूरी रात है रसगुल्ला समझाने के लिए, आपके पास पूरी रात है, आराम से समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात तो जीडीपी क्या होती है? अगर जीडीपी की बात करूं आपसे तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सीधा सा मतलब समझ लीजिए एक वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर? एक दोस्तों एक वर्ष के अंदर जो है, एक वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, क्योंकि मैंने कहा जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी फॉर डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा। तो एक वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो है ना, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा होगी उसका जो मूल्य होगा वही क्या कहलाएगा? जीडीपी। देखो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है ना वो कौन सी है? वो है आपके अंतिम वस्तु और सेवा। क्या है? अंतिम वस्तु और सेवा। गुरुजी इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, अभी समझाते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों आपके पास क्या है? आपके पास आलू है, ठीक है। आपके पास आलू है, आपका मन करा कि मैं अपना आलू बेच के आता हूं, ठीक है। आलू बेच के आता हूं, आपने वो आलू जो है वो बेच दिए, और आपने जिसको आलू बेचे दोस्तों आपके वो था आपके सैंडविच वाला। कौन था? सैंडविच वाला था। उसने दोस्तों क्या करा? आपके उसने मान लो आपसे 50 रुपए के आलू खरीद लिए और इस 50 रुपए के आलू उसने सैंडविच के अंदर भर के जो है 200 रुपए के बेच दिए, ठीक है। 200 रुपए के बेच दिए। अब आपसे पूछो जीडीपी क्या होगी? तो जीडीपी का मतलब है जो उपभोक्ता ने यूज करा उसको काउंट करना है। उपभोक्ता ने क्या यूज करा? उपभोक्ता ने ये आलू यूज नहीं करा था, उपभोक्ता ने ये सैंडविच यूज करा, ठीक है। उपभोक्ता ने क्या खाया? ये आलू खाया, सैंडविच खाया, सैंडविच खाया। तो इसे काउंट नहीं करना है 50 को, सीधा 200 को काउंट करना है, ठीक है। तो क्या है? अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है जिसको कंज्यूमर ने आपके यूज करा है वही क्या है? वही आपके क्या है? उसी को काउंट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि 200 में 50 को काउंट करके 250 कर दो, ठीक है। क्योंकि ये 50 तो इसमें पहले से शामिल हो चुका है ना, ये 50 तो इसमें पहले से शामिल हो चुका है। तो अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य जो है वो काउंट होगा आपकी जीडीपी के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब भी आपको इकोनॉमिक्स में एक काम करना हो, ठीक है, आपको ग्रोथ से क्या निकालना हो? अगर आपको ग्रोथ से क्या निकालना हो? नेट निकालना हो, ठीक है। मेरी बात सुनना, अगर आपको सकल से निवल निकालना हो या शुद्ध निकालना हो तो आप एक ही काम करना, आप जो है इसमें से जो मूल्य ह्रास है, डेप्रिसिएशन जो है इसको माइनस कर देना, ठीक है। मूल्य ह्रास को हिंदी में घिसावट भी कहते हैं, ठीक है। घिसावट भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन जो है इसे माइनस कर देना, आपका अपने आप क्या जाएगा? ग्रोथ से आपका सकल आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने आपसे कहा जीडीपी से क्या निकालना है मुझे? जीडीपी से मुझे एनडीपी निकालना है, ठीक है। पहले आप देखो सेम दोस्तों कौन सा है, ठीक है। देखो यहां भी पी है, यहां भी पी है, काट दो। यहां डी है, यहां भी डी है, काट दो। यहां का जी का मतलब क्या? ग्रोथ। क्या जी का मतलब ग्रोथ है, और यहां एन का मतलब क्या? नेट। कुल मिलाकर आपको जो है ग्रोथ से क्या निकालना है? आपको ग्रोथ से नेट निकालना है, कुछ नहीं करना। इसमें से आप जो है डेप्रिसिएशन माइनस कर देना आपके फॉर्मूले में, ये आपका एनडीपी आ जाएगा। बस इतना ही करना है, कुछ और नहीं करना है, इतना ही करना है। जो सेम हो उसको काट दो, जो सेम हो ये सेम काट दो, जो डिफरेंट है बस उसको यहां से माइनस कर दो। ये फॉर्मूला आपके सामने यहां पर हो गया। देखो यहां पे लिखा हुआ है तो आपके अगर पूछूं आपसे, देखो यहां पर ये माइनस मूल्य ह्रास क्या? आपके ग्रोथ से, यहां पर मुझे ग्रोथ से क्या निकालना है? नेट निकालना है। तो ग्रोथ में से मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला कौन सा हो गया? एक फॉर्मूला हो गया कि अगर ग्रोथ से आपको नेट निकालना हो तो करना है, ग्रोथ से नेट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन जो है इसको माइनस कर देना है। ये आपका फॉर्मूला ठीक बैठ जाएगा, ठीक है। सेकंड दोस्तों, आपके सेकंड देखिए, अगर दोस्तों आपको मान लो, अगर दोस्तों आपको घरेलू से, ठीक है, अगर दोस्तों आपको डोमेस्टिक से करना हो, अगर आपको डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल निकालना हो, ठीक है, अगर आपको घरेलू से राष्ट्रीय निकालना हो ना, अगर आपको घरेलू से राष्ट्रीय निकालना हो, एग्जांपल दूंगा अभी ना, घरेलू से राष्ट्रीय निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, तो आपको इसके अंदर जो है विदेश से प्राप्त जो आय होती है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, विदेश से प्राप्त जो आय होती है इसको आपको माइनस कर देना है, प्लस कर देना, ठीक है। विदेश से प्राप्त जो आय है इसे प्लस कर देना है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है इसको आपको प्लस करना है। एग्जांपल देखिए दोस्तों आपके, जैसे मान लो आपके पास यहां पर जीडीपी है, ठीक है, और आपसे कह दिया कि आपको जीएनपी निकालना है, क्या निकालना? जीएनपी। मैंने कहा सेम को काट दो, मैंने कहा सेम को काट दो, पी सेम है, पी सेम काट दो, जी सेम काट दो। यहां पर अंतर किसका है? डी फॉर डोमेस्टिक, किसका हो गया? डी फॉर डोमेस्टिक। यहां पर अंतर किसका है? एन फॉर नेशनल, किसका हो गया? एन फॉर नेशनल। मतलब कि आपको डोमेस्टिक से क्या निकालना है? नेशनल निकालना है, कुछ नहीं करना है। आपको जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है आपको इसको प्लस कर देना, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है इसे आपको प्लस कर देना, यही अंतर होगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहां पर देखना आपके, देखो यहां से जीडीपी है आपकी, जीएनपी है, ठीक है। तो जीएनपी अगर मुझे निकालना है तो जीडीपी जो होगी डोमेस्टिक जो होगा उसमें विदेश से प्राप्त जो आपकी आय है उसको आपको प्लस कर देना। मैंने भी देखा कि अगर आपको नेशनल निकालना हो तो क्या करना है? जो जीडीपी जो होगी आपकी उसमें विदेश से प्राप्त जो आय होगी उसे आपको प्लस कर देना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसे आपको प्लस कर देना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला पॉइंट देखिए आपके सामने, अगर आपसे पूछो भाई राष्ट्रीय दोस्तों आय जो आपकी राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये लाइन जरूर ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और किसके ऊपर? ये आपके फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये सवाल ही पूछता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं आपके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके ऊपर लिखना? ये आपके शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो लिखना, वो कारक लागत के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो है ये आपको नेशनल इनकम के अंदर ध्यान रखना है। नेशनल इनकम क्या होता है? हाँ जिसके ऊपर से जा रहा है कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे उछल जाओ जोर से ना, जोर से उछल जाओगे तो वो आपके सीधा यहां से चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जो राष्ट्रीय आय, अरे जितनी बातें कह रहा हूं उतनी याद नहीं कर सकते तुम लोग, मतलब मैंने आपको केवल दो फॉर्मूले लिखा है, दो फॉर्मूले लिखा है केवल कि सकल से निवल निकालना हो, मूल्य ह्रास माइनस करना, कुछ नहीं करना है। एक मैंने कहा घरेलू से राष्ट्रीय निकालना हो तो विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देना है, ठीक है। और एक मैंने कहा आपसे कि राष्ट्रीय आय जो होती है वो क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत के ऊपर आपको ध्यान रखना, बस इतना ही करना है। अगर तीन बातें भी आपने याद कर ली तो पेपर में सवाल गलत नहीं होगा। आपको क्या मतलब इस बात से? और आपको ज्ञान थोड़ी देना है, पेपर में सवाल ठीक करना है। ये तीन बातें याद कर लो, गारंटी मेरी आपसे कि आपका पेपर का सवाल गलत नहीं होगा इस वाले टॉपिक का, ठीक है। तीन बातें
ग्रोस से नेट निकालना है तो क्या करना है आपको, ग्रोस से नेट निकालने के लिए मूल्य माइनस करना है। अगर आपको डोमेस्टिक से निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो आपको जो विदेश से जो प्राप्त है उसको जोड़ देना है, और अगर आपको राष्ट्रीय निकालना हो तो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी दोस्तों बात नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप सोच के बताओ मुझे कि दोस्तों अगर मुझे मान लो, अगर मुझे समोसा बनाना है, ठीक है, अगर मुझे मान लो समोसा जो है इसको बनाना है किसी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, तो क्या क्या चाहिए सोच के बताओ। अगर समोसा निकालना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पर पहली बात दोस्तों मुझे चाहिए कि आपकी भूमि चाहिए जहां पर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा, ठीक है, जहां पर मैं फैक्ट्री बनाऊंगा वो मुझे भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सेकंड दोस्तों मुझे क्या चाहिए, आपके सेकंड मुझे पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। सेकंड मुझे कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए ना, कहते पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। बिना समोसा कैसे बनेगा रसगुल्ला, बिना पूंजी के। थर्ड दोस्तों मुझे चाहिए लेबर, ठीक है, समोसा बनाने वाली जो लेबर है आपकी वो चाहिए, मतलब श्रम चाहिए मुझे, ठीक है। और फोर्थ दोस्तों आपके उन लेबरों को कंट्रोल करने वाला एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, भाई उद्यमी चाहिए ना, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो उन सब लेबरों से काम करवा सके, एक उद्यमी मुझे चाहिए, ठीक है, एक उद्यमी जो है वो मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये चार चीजें मुझे दोस्तों, अरे आलू मैदा सब आ जाएगा, रसगुल्ला का पूंजी जेब में होगी ना तो आलू मैदा मिर्ची बड़ा सब आएगा, तुम तो यार अपने काम की बात करते हो। अरे जब मेरे जेब में पैसा होगा तो आलू मैदा चटनी बटनी सब लाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये चार चीजें चाहिए होती है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज बनानी हो तो इकोनॉमिक्स के चार ही क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। मेरी बात सुनना, इकोनॉमिक्स के चार फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भूमि होती है, लैंड, कैपिटल होता है पूंजी, एक आपके एंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है, और एक आपका लेबर होता है, श्रम होता है। अच्छा तो भूमि जो होगी इसको क्या देने वाला हूं मैं, भूमि को देने वाला हूं रेंट, का देने वाला हूं भूमि का देने वाला हूं रेंट, मतलब कि भूमि को देने वाला हूं मैं किराया, ठीक है। कैपिटल जो होगी इसको दूंगा इंटरेस्ट, किसी से पैसा लूंगा तो उसको क्या दूंगा आपके, उसको दूंगा ब्याज, है ना। तो कैपिटल को देने वाला हूं इंटरेस्ट, का देने वाला हूं ब्याज देने वाला हूं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जिसको मैं काम पे रखूंगा, एंटरप्रेन्योर को उसको मिलेगा प्रॉफिट, का मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, उसको मिलेगा लाभ, ठीक है। और जो लेबर होगा इसको मिलने वाला क्या है, इसको मिलने वाली इसकी मजदूरी, वेज का मिलने वाला है, इसको मजदूरी मिलने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के चार चीजें हुई, कौन कौन सी देखो, चार चीजें कौन सी, रेंट हो गया, वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इन चारों को जोड़ देते हो, किसको, रेंट को, इसके अलावा इंटरेस्ट को, इसके अलावा वेज को और प्रॉफिट को, अगर इन चारों को आप जोड़ देते हो तो भी ये राष्ट्रीय आय बन जाती है, नेशनल इनकम। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि नेशनल इनकम के दो फॉर्मूले लिखा दिए मैंने आपको, एक तो एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट लिखा दिया है और एक मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखा दिया है कि अगर आप लागत को, इसके अलावा अगर आप सॉरी रेंट किराया को, अगर आप इंटरेस्ट ब्याज को, अगर आप वेज मजदूरी को और अगर आप लाभ को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है नेशनल इनकम। आपको ध्यान रखना, कभी सवाल पूछ ले ऐसा तो मैंने आपको यहां पर स्पष्ट कर दिया। सवाल ऐसे पूछ ले कि भाई पूंजी को क्या मिलता है, सवाल पूछे एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक होता है हिंदू ग्रोथ रेट, क्या होता है हिंदू ग्रोथ रेट, होता है देखो हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब है आपकी जब ग्रोथ रेट 2-3% के आसपास रहे, ग्रोथ रेट जो है वो कम रहे और 2-3% के आसपास रहे तो उनको प्रोफेसर राजकृष्णन, सवाल ये पूछता है कि हिंदू ग्रोथ रेट देने वाले कौन थे, प्रोफेसर राजकृष्णन जो है, इन्होंने उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा, ठीक है। तो जब आपके ग्रोथ रेट कम रहे 2-3% के आसपास रहे तो उसको प्रोफेसर राजकृष्णन जो है उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट वर्ड नाम दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके। अब देखिए प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके, जिसकी हम बात करते हैं प्लानिंग की, मतलब जिसकी हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्लानिंग की बात करूं आपसे तो आयोजन की बात करूं, सबसे पहली बार भारत में प्लानिंग के बारे में बताने वाले कौन थे, इनका नाम ध्यान रखना, वो थे आपके सर विश्वेश्वरैया। कौन थे, कई लोग तो इसका नाम भी नहीं बोल पाते ना, कई लोग तो इनका नाम नहीं बोल पाते, सर विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो जो सर विश्वेश्वरैया साहब हैं इन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक जो है इसको बनाया था, लिख लो, स्टार लगा लेना इस बात को कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ये पुस्तक का निर्माण करने वाले कौन थे, 1934 के अंदर सर विश्वेश्वरैया जो है वो निर्माण करने वाले इस पुस्तक का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके 1944 में मुंबई के 8 जो प्रमुख व्यापारी थे उन्होंने आपके एक बॉम्बे प्लान तैयार किया, ठीक है, नोट करना। 8 प्रमुख व्यापारियों ने प्लानिंग करने के लिए एक बॉम्बे प्लान तैयार किया था 1944 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सभी का उदय हो सर्वोदय योजना जो है ये प्रकाशित की, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 15 मार्च 1950, ठीक है, 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति, स्टार लगाना, सवाल पूछे कभी आपसे कि भाई योजना आयोग की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर होती है, तो केसी नियोगी समिति जो है इनकी सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना किस कमेटी से होती है, केसी नियोगी कमेटी से होती है आपके, और 15 मार्च 1950 को होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो योजना आयोग है उसने हर 5 साल के लिए योजना तैयार कर दी कि भाई हम 5 साल ये करने वाले, ठीक है, हम 5 साल ये करने वाले, उसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान, क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, क्या बोलते हैं इसको, पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 ईयर प्लान कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 वर्षों के लिए योजना आती है, अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं और 6 वार्षिक योजनाएं जो है ये भी आ चुकी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा भारत में पंचवर्षीय योजना है, इसका जनक कौन है भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको नोट करना है, ठीक है। तो फादर ऑफ 5 ईयर प्लान पूछूं आपसे, फादर ऑफ प्लानिंग पूछूं कौन है, तो वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिंपल कैसी हो आप, अरे मैं थप्पड़ मारूंगा तेरा डिंपल गायब हो जाएगा रसगुल्ला ना, तो चुपचाप पढ़ ले वरना पता लगा जिंदगी में इकोनॉमी खराब होगी तेरी ना। असली लड़ाई दोस्तों इसी की है, इकोनॉमी की है ना, असली लड़ाई किसकी है, इसी की, नौकरी लगने के बाद सैलरी आएगी, पढ़ ले चुपचाप वरना पता लगा इकोनॉमी खराब होगी, ठीक है, चुपचाप पढ़ लेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो जो पहली जो 5 ईयर प्लान थी वो 1951 के अंदर 56 तक रहती है, ठीक है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 के बीच रहती है। इसका मॉडल कौन था आपके, हैरोल्ड डोमर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पहली 5 ईयर प्लान थी इसका मॉडल कौन सा है, हैरोल्ड डोमर मॉडल, आपको ध्यान रखना है। इसमें किस पर बल दिया हमने, एग्रीकल्चर के ऊपर, किसके ऊपर, कृषि जो है इसके ऊपर हमने इसमें बल दिया, ठीक है। इसमें हमने ग्रोथ रेट क्या सोची थी रसगुल्ला, हमने सोची 2.1%, ठीक है, और प्राप्त कितनी कर ली हमने 3.6%। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछता है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, 3.6% थी, पर हमने सोची कितनी थी आपके 2.1%, पहली थी ना इसलिए हमने कम सोची थी ना। इसके बाद सेकंड आती है 56 से 61, कितनी आती है 56 से 61 की भी सेकंड आती है। ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर डिपेंड है, किसके ऊपर है, जो महालनोबिस मॉडल है इसके ऊपर डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर जो किसके ऊपर बल दिया हमने, जो भारी उद्योग है इसके ऊपर बल दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें टारगेट क्या था हमारा 4.5% जो टारगेट था, और प्राप्त कितना किया हमने 4.27% जो हमने प्राप्त किया, ठीक है। तो पहले में टारगेट क्या था 2.1%, कितना प्राप्त किया हमने 3.6%। सेकंड में टारगेट जो है वो 4.5% प्राप्त कितना किया 4.27%। पहले का मॉडल हैरोल्ड डोमर मॉडल था और सेकंड का आपके महालनोबिस मॉडल। पहले के अंदर हमने कृषि की बात की, सेकंड के अंदर हमने इंडस्ट्री की बात की, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसकी बात करूं 1961 से चल रही है, ये हमारा एक बड़ा फेलियर रहा, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम सोच के देखो आप, इसी टाइम जो है 1962 के अंदर चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, 1965 के अंदर आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है। तो ये वो टाइम था जिसमें हमारे ऊपर भारी अटैक भी हुआ है, हमारे यहाँ पर अकाल भी पड़ गया, इससे इस वाला जो आपके फेस था इसमें बहुत खराब कंडीशन हमारी रहती है। टारगेट हमारा है 5.6% और प्राप्त कितना किया हमने 2.4% किया, ये हमारा फेलियर रहा। ये आपके सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है इस पर डिपेंड था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें ऐसा लगा कि अब हमें जो है कुछ गैप लेना चाहिए और हमने वही काम किया, और वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। इससे पहले हमने जो है 3 साल गैप ले दिया, इसके पहले हमने 3 साल जो है 67 to 68 हो गया और 68 to 69 जो है ये 3 साल जो है हमने गैप लिया, और वार्षिक योजना जो है वो हमने स्टार्ट किया, जो ईयरली प्लान है आपके वो हमने स्टार्ट किया, इन 3 सालों में हमने गैप ले लिया, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना कब आती है 1969 में आती है और 1974 तक रहती है, कौन सी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसी टाइम दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हरित क्रांति हो चुकी थी ना, अब यहाँ पर हम समझना चालू कर चुके हैं वापस, ठीक है। देखिएगा ये कौन से मॉडल पर डिपेंड आपके डी आर गाडगिल जो है ये आपकी धरना आपकी ये इन्होंने जो है इसको तैयार किया, ड्राफ्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका उद्देश्य
उद्देश्य क्या था आपके स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास करना और भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना उद्देश्य था ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ चोट हो चुकी है, इसलिए हमने कहा कि स्थिरता के साथ विकास करना है और खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये हमारा इस बार उद्देश्य था ना। हमने टारगेट 5.5 से 5.7% किया, प्राप्त हमने वापस से 3.3% किया, कोई याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 1974 में स्टार्ट हुई, लेकिन ये खत्म कब होने वाली थी? 79 में एंड होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ये 78 में एंड हो गई, ठीक है। हुआ क्या? 78 में कांग्रेस गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती है और उसके स्थान पे क्या होता है? उसके स्थान पे जो है वहां पर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जिसमें आप जानते हो कि जो मोरारजी देसाई है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है 5 ईयर प्लान पे ब्रेक लगा दिया और उन्होंने क्या करा? उन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया ना, उन्होंने एक वर्ष के लिए रोलिंग प्लान जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो 1978 से 79 जो है रोलिंग प्लान चलता है और 79 से 80 भी रोलिंग प्लान चलता है। 80 में वापस जो है मोरारजी देसाई साहब आपके हट गए थे चुनाव से, मतलब हार गए थे और वापस इंदिरा गांधी चुनाव जीतती है। 80 में वापस से क्या होता है? 80 में वापस से 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे कि ऐसी कौन सी 5 ईयर प्लान थी जो पूरे 5 साल नहीं चली? तो कौन सी थी आपकी? वो थी आपके 5वीं। सवाल सुनो मेरी बात को, ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान जो 5 साल नहीं चला है वो है आपके 5वीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट टारगेट क्या था इसका? मॉडल था डीपी थर का मॉडल, गरीबी उन्मूलन टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। गरीबी उन्मूलन जो है वो टारगेट था, लक्ष्य हमारा 4.4% है और प्राप्त हमने 4.8% किया। इसके बाद हमने रोलिंग प्लान चालू कर दिया 1978 79 के बीच में और 79 80 के बीच में रोलिंग प्लान आपकी जनता पार्टी ने स्टार्ट किया। फादर ऑफ रोलिंग प्लान कौन है? फादर ऑफ रोलिंग प्लान जो है डॉक्टर गुन्नार मिडल कौन है? डॉक्टर गुन्नार मिडल जो है वो फादर ऑफ रोलिंग प्लान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हटन करने जाऊं गुरुजी, मोबाइल साथ लेके जा, मैं फिर कह रहा हूं बेटा मोबाइल साथ लेके चली जा, वहीं बैठ के देख लेना, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों साथ होने दे दूंगा, इनकमिंग दिमाग में और आउटगोइंग दोनों साथ होने दे, ठीक है। हां, तेरा भी भला और पेट का भी भला, ठीक है। तो रोलिंग प्लान 2 साल चलता है और डॉक्टर गुरनार मिडल आपके जनक थे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में कौन सी है? 80 से 85 के बीच में छठी 5 ईयर प्लान आपके आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन करना और गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य है, ठीक है। रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है वो इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, ठीक है। 1985 से 90 के बीच में 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आपकी आती है। इसका उद्देश्य क्या है आपके? इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 1990 से 91 और 91 से 92 जो आपके ये हॉलिडे आ गया, अवकाश आ गया, ठीक है। अवकाश आ गया, कोई भी योजना यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में 1992 से 97 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है, आपके 1992 से आपके 97 के बीच में 8वीं जो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट होती है। अच्छा दोस्तों, इसी बीच में विश्व में क्या स्टार्ट हो रहा है? इसी बीच में विश्व में जो आपके वो स्टार्ट हो रहा है मानव विकास सूचकांक। तो 1991 92 के अंदर जो है वो मानव विकास सूचकांक की बात होती है, ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है 1991 92 के बीच में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ना, तो जो 8वीं जो योजना है इसका लक्ष्य क्या था? मानव संसाधनों का विकास करना। लगाओ स्टार। अगर सवाल पूछे कभी आपसे ये लक्ष्य हमने क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मानव विकास सूचकांक आपके इसी वर्ष में आया था, इसलिए हमने ये लक्ष्य रखा, ठीक है। तो मानव संसाधन का विकास इसका लक्ष्य था, ध्यान रखना आपके। और ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो आपके मिलर मॉडल के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 9वीं आती है कब? आपके 1997 से 9वीं आती है। 10वीं जो है 2002 से 2007 के बीच 10वीं आती है और 11वीं की बात करूं आपसे 2007 से 12 के बीच 11वीं आती है। उद्देश्य क्या है? तीव्र और समावेशी विकास जो है ये इसका लक्ष्य है। स्टार लगा लेना। 11वीं और 12वीं का लक्ष्य क्या था और कितना हमने अचीव किया, दोनों एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो इसका लक्ष्य था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने 9% का टारगेट किया था और हमने जो आपके वो लगभग 8% दोस्तों अचीव किया। अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो वो यही था ना। देखो अब तक मैंने जितनी आपको अचीवमेंट लिखाई है हमने कितना अचीव किया, उसमें सबसे बड़ा कौन सा? 8%। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे अधिक हमने अचीव किया 8%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के बीच में आती है। इसमें और इसमें लक्ष्य में देखो आप, यहाँ भी तीव्र है, यहाँ भी तीव्र दोस्तों ना। जैसे तुम्हारा जो भी मुझे बोल रहा था हल्टन आ रहा है तो उसका भी तीव्र है और ये भी तीव्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समावेशी सबका विकास, ये भी सबका विकास, ठीक है। बस यहाँ पर एक अंतर कौन सा है? यहाँ पर एक नया वर्ड और आ गया आपके सस्टेनेबल। तो रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जो आपकी जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका टारगेट क्या है? रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इसका टारगेट है, ठीक है। अगला हमने अचीव कितना किया था आपके 6.7% से 6.9% जो है वो हमने इसमें अचीव किया, ठीक है। इसके बाद जो योजना आयोग था उसके स्थान पर हमने क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया, ठीक है। योजना आयोग जो है इसके स्थान पर कौन आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जो इंडिया है, नीति आयोग आपके बन चुका है, ठीक है। कब की बात है? 1 जनवरी 2015 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीति आयोग आपके बन चुका है ना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे आपके? अरविंद पनघड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष है ना। और पहले सीईओ पूछो कौन था आपके? सिंधु श्री खुल्लर जो है पहले सीईओ ना। इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष हमेशा जो है वो मोदी जी होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए, अच्छा इसमें विजन कितना दिया आपके? 15 साल का। ये डायग्राम आपको केवल एनसीईआरटी में मिलेगा, चेक करना ना। इसका विजन कितना है? 15 साल का विजन था ना। विजन 15 साल का है। स्ट्रेटजी इसने 7 साल के लिए बनाई थी और जो एक्शन प्लान है आपके 3 साल के लिए बनाया। मतलब इसने जो 5 साल वाला सिस्टम था ना आपके उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। विजन लिया 15 साल का, उस विजन को पाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई कितनी? 7 साल की, ठीक है। और उसके लिए आपके एक्शन प्लान बनाया 3 साल का। तो किया क्या आपके? जीरो। ये जो सुनने का जो विस्तार था ना, मुझे लग रहा है वो नीति आयोग के लिए हुआ है भाई साहब, कुछ नहीं किया दोस्तों। ये केवल सोचती है, जैसे तुम लोग बैठ के सोचते हो ना उसके अंदर थिंक टैंक के अंदर सोचते हो कि भाई साहब ये कर दूंगा, देखना आज तो मैं इतना पढ़ दूंगा, जब बाहर निकलते हो तो सब कुछ आपके बराबर हो जाता है। वही रसगुल्ला, इसको थिंक टैंक कहते हैं। ये केवल सोचती ही सोचती है। 15 साल का ये तुम्हारा टाइम टेबल नहीं होता क्या? तुम्हारा टाइम टेबल नहीं होता क्या कि सुबह 7 बजे खड़ा होऊंगा और आग लगा दूंगा भाई साहब, 7 बजे खड़ा होऊंगा और 7:10 पे पढ़ने को बैठ जाऊंगा, 7:10 से 9 बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर 9:05 से वापस जो है 9:05 से 11 तक पढ़ूंगा, फिर 11:05 से 1 तक पढ़ूंगा, फिर 1:05 से 3 तक पढ़ूंगा, फिर जो है सो जाऊंगा आधा घंटे के लिए, फिर 3:05 से वापस 5:05 तक पढ़ूंगा और फिर जो है थोड़ी देर चाय पी के आऊंगा, फिर 6:05 से वापस जो है 9:05 तक पढ़ूंगा और फिर खाना खाऊंगा और फिर 9:05 से वापस जो है ऐसा टाइम टेबल बनाता हूं। पर टाइम टेबल लागू कब होगा आपके? टाइम टेबल लागू होता है कल से दोस्तों ना। जो बंदा रात को डेली 12 बजे तक पढ़ता है वो सोचता है कि अपना टाइम टेबल कल सुबह 5 बजे चालू होगा इसलिए आज जल्दी सोना पड़ेगा। वो बंदा 12 बजे की बजाय रात को 10 बजे जो है सो जाता है और अलार्म लगाता है 15। अब सोचो आप 15 अलार्म क्यों लगाता है? क्योंकि वो जानता है कि मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा ना, उसको भरोसा नहीं है अपने ऊपर। 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5 ऐसा अलार्म लगाता है भाई साहब। 1 मिनट के बाद में अलार्म बजेगा और मैं एक बार में खड़ा हो जाऊंगा। सुबह जैसे ही 5 बजे अलार्म बजता है वो अलार्म को बंद करता है, फिर हर 1 मिनट के बाद बंद करता है, फिर खड़ा होता है कितने बजे? 11 बजे, फिर बोलता है आज का दिन तो निकल गया, कल से पढ़ाई करूंगा। तो वही बड़ी बात है आपकी यहाँ पर 15 साल 7 साल 3 साल, ठीक है। नीति आयोग में अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मोदी जी है ना। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हैं। सीईओ कौन आपके? वीवी आर सुब्रमण्यम जो सीईओ हैं। पूर्णकालिक मेंबर आपके 4 है। कौन-कौन से? वीके सारस्वत जी, रमेश चंद्र जी, बीके पॉल जी, अरविंद आपकी बिरमानी। ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है और पूर्णकालिक मेंबर आपके कौन-कौन है, ठीक है। आगे बढ़िए, लॉरेंज वक्र दोस्तों ना। ये लॉरेंज वक्र आपसे सवाल पूछेगा, जो लॉरेंज वक्र है इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जो लॉरेंज वक्र है इसका उद्देश्य है आय की समानता को ज्ञात करना। लिख लो, आय की जो समानता है इसको ज्ञात करने के लिए क्या निकाला गया? हमने लॉरेंज वक्र निकाला, ठीक है। लॉरेंज साहब ने निकाला था 1905 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। आय की समानता जो है, आय की जो असमानता है, आय की जो असमानता है इसे ज्ञात करने के लिए जो है हमने लॉरेंज वक्र निकाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सुरेश तेंदुलकर
तेंदुलकर समिति, आप जानते हो किसके लिए आती है? पॉवर्टी के लिए आती है, गरीबी के लिए आती है। तो गरीबी जो है उसके लिए कमेटी कौन सी बनती है? सुरेश तेंदुलकर समिति बनती है, आप जानते हो, ठीक है। तो इनके अनुसार सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति 27 रुपए 20 पैसे आपके प्रतिदिन कमाता है, और शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति आपके 33 रुपए प्रतिदिन कमाएगा, ग्रामीण में कितना, आपके रूरल में 816 रुपए प्रति महीने है ना, प्रति माह, ठीक है। और अर्बन के अंदर आपके 1000 रुपए प्रति माह जो कमाएगा वो गरीब नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा, तुम मुझे बताओ कि इसमें होगा क्या? मतलब जो बंदा 1000 रुपए प्रति माह कमाएगा शहर के अंदर, उसको गरीबी में काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। जो बंदा 816 रुपए प्रति माह कमाएगा आपके, उसको गरीबी में काउंट नहीं करेंगे। जो यही बंदा 350 का रिचार्ज करवाएगा यही बंदा 350 का करवाएगा रिचार्ज, ठीक है। 350 का रिचार्ज करवाएगा ये बंदा आपके, और फिर 350 की पिएगा चाय है ना, 350 की चाय पिएगा, और फिर चाय पी के जो है गवर्नमेंट को वहीं पर जो है गाली गलौज करेगा भाई साहब। अब 816 रुपए और आपके 1000 रुपए, ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कहा था कि इससे अगर किसी का इतना पैसा बन रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, ठीक है। इसने कहा कि भारत में इतना पैसा कितने लोग नहीं कमा पा रहे, तो सुन लो, इतना भी नहीं कमा पा रहे, उनकी संख्या कितनी आपके, वो है आपके 2011-12 में कितनी, ग्रामीण के अंदर 25.7%, इतना पैसा भी नहीं कमा पा रहे, वो कितना है 25.7% है ना। और आपके शहर में कितना है 13.7% है ना, और कुल कितना हो गया 21.9%, मतलब इतना रुपया भी 2011-12 के अंदर लगभग 22% लोग इतना रुपया भी नहीं कमा पा रहे थे भारत के अंदर। इनको हमने किसमें, इनको हमने बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल में रखा, किसमें रखा, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जो उसमें रखा, ठीक है। फिर इसका रिव्यू करने के लिए हमने एक कमेटी दोस्तों और बनाई, ठीक है। वो कमेटी कौन सी आपकी, वो कमेटी आपकी सी रंगराजन विधि कौन सी है, सी रंगराजन कमेटी जो आपकी, वो हमने तैयार करी इसका रिव्यू करने के लिए, ठीक है। इसने थोड़ा चेंज किया, इसने कहा कि जो ग्रामीण है उसमें 972 रुपए प्रति माह, और जो शहरी है उसमें 1407 रुपए प्रति माह जो है, ये इसने नया आपकी जो है नया जो इसने गोल रख दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया। वहां पर ग्रामीण में 27 रुपए था, यहां पर ग्रामीण में 32 कर दिया, वहां पर शहर में 33 रुपए था, यहां पर 27 रुपए कर दिया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अनुसार कितनी गरीबी है 29.5, क्योंकि भाई इसमें तो बढ़ गया ना नंबर। देखो यहां तो जो जिसका 820 रुपए कमा रहा है जो बंदा, वो यहां पर गरीब नहीं है, लेकिन यहां पर वो गरीब हो गया, यहां पर तो 972 रुपए चाहिए, तो यहां पर गरीबी बढ़ गई, 29.5% गरीबी है, ये आपको ध्यान है। तो गरीबी के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति, और इसके अलावा कौन सी, इसके अलावा जो है आपकी रंगराजन समिति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बेरोजगारी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। बेरोजगारी एक होती है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी सर्दी का मौसम चल रहा था तो कुछ लोगों ने मूंगफली की दुकान लगा दी, ठीक है। अब सर्दी का मौसम था तो मूंगफली की दुकान लगाई, सर्दी के मौसम में उसने मूंगफली की दुकान आपके कमा ली, ठीक है। कुलदीप को ब्लॉक कर दो, कुलदीप को ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो उसने मूंगफली की दुकान का पैसा कमा लिया, पर गर्मी में क्या करेगा आपके, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं गरीबी, आपके मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी कहते हैं ना, तो ये हो गई मौसमी बेरोजगारी है ना। इसके अलावा एक प्रचंड, ये सबसे खराब बेरोजगारी है दोस्तों भारत में, ये वाली बेरोजगारी खूब मिलती है, ठीक है। मान लो ये एक खेत है, इस खेत में एक व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति काम करके नहीं, मान लो 10 टन गेहूं जो है वो उत्पादित कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या, इसके मान लो 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे भी इसी खेत में काम करेंगे, और उतना ही टन क्या होने वाला है, गेहूं होने वाला है, ठीक है। अब इनको लगता है कि ये रोजगार में लगे हुए हैं, जबकि दोस्तों असली में क्या है, इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रचंड बेरोजगारी। और गांव में ये बड़ी मात्रा में दोस्तों मिलती है, शहर में शहर में जो एक दुकान है उसमें पिता भी बैठा हुआ है, उसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं, इसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी है ना। ये बहुत ही खतरनाक बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐच्छिक बेरोजगारी, ये है आपकी वाली बेरोजगारी, ठीक है। आप इस कैटेगरी में दोस्तों आते हो ना। अच्छा, आप लोग खुद को बेरोजगार मानते हो क्या, बताओ मुझे कमेंट्स में, क्या आप लोग खुद को बेरोजगार मानते हो, क्या आप लोग खुद को अनएम्प्लॉयमेंट मानते हो, यस या नो, ठीक है। क्या आप लोग खुद को अनएम्प्लॉय मानते हो क्या आप लोग खुद को बेरोजगार मानते हो क्या, यस या नो। अगर आप खुद को बेरोजगार मानते हो तो आप भूल के अंदर, आप बेरोजगार नहीं हो। क्या बात कर रहे हो मास्टर, सही बात कर रहा हूं बेटा, आप बेरोजगार नहीं हो, गवर्नमेंट के अनुसार आप बेरोजगारी में नहीं आते हो। जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा आता है ना कि भारत में 3.2% बेरोजगारी है, अगर तुमको बेरोजगारी में माने तो भारत में 32% बेरोजगारी है। अगर तुम्हें मान ले, सरकार बेवकूफ थोड़ी तुम्हें मानेगी, सरकार तुमको बेरोजगार नहीं मानती है। हाँ, तुम ऐच्छिक बेरोजगार हो, अपनी मर्जी से बेरोजगार हो। भाई सरकार ने बोला है कि बेरोजगारी का मतलब क्या है, जिसको पैसा कमाने को नहीं मिल रहा है वो बेरोजगार है। सरकार कह रही है मनरेगा खोला हुआ है ना, कमा लो पैसा, मनरेगा में हम रोजगार देते रहे, तुम तो अपनी मर्जी से तुम चाहते हो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, तुम इसके लिए बेरोजगार हो। तो तुम्हें गवर्नमेंट बेरोजगार नहीं मानती, तुम लोग ऐच्छिक बेरोजगार हो, तुम अखंड बेरोजगार हो, तुम अखंड बेरोजगार है ना, तो तुम ऐच्छिक बेरोजगार, मेरी बात समझना, ऐच्छिक बेरोजगारी में काउंट नहीं होती है, तुम अपनी मर्जी से बेरोजगार हो ना भाई। तुम्हें पटवारी बनना है, तुम्हें दरोगा बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, तो तुम्हारी इच्छा है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि मनरेगा मैंने खोला हुआ है, वहां पर काम कर ले, पैसा कमा, बेरोजगारी दूर कर ले। तुमने कहा नहीं, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, तो तुम लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार, ध्यान रखना, ठीक है। एक चक्रीय भी होती है आपकी, रोटेशन में बेरोजगारी जो होती है, कभी मंदा कभी धीमा कभी तेज रहता है, वो भी होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिलिप्स वक्र, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछे कि भाई साहब फिलिप्स वक्र जो आपके, ये किसको काउंट, किसके लिए होता है आपके, तो ध्यान रखना इन्फ्लेशन, ठीक है। मैंने कहा इन्फ्लेशन जो है इसके लिए वक्र कौन सा है, मुद्रास्फीति जो है इसके लिए वक्र कौन सा है, फिलिप्स वक्र। कभी सवाल एग्जाम में सवाल पूछ ले कि फिलिप्स वक्र जो है इसका संबंध किससे है, इन्फ्लेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हमारे यहाँ पर औद्योगिक नीति आई, जिसमें पहली कौन सी आई थी 1948, आपको पहली जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली आती है 6 अप्रैल 1948, कब आती है 6 अप्रैल 1948 को पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो आती भारत में। लाने वाले कौन थे, लाने वाले थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो आपके लाने वाले। तो लाने वाले कौन आपके लाने वाले थे, मुखर्जी साहब जो है, जिनके नाम पर दिल्ली में आपकी मुखर्जी वो कॉलोनी है ना, मुखर्जी वाली कॉलोनी जिसके नाम पर है वही आपके, ठीक है। तो ये लाने वाले थे, ध्यान रखिए ना। सेकंड वाली कब आती है 1956 में आती है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनके टाइम पर आती है 56 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, सेकंड वाली, ठीक है। इसके बाद आपके 1977 में भी आती है, इसके बाद 1980 के अंदर भी आती है, जो लास्ट जो अभी तक आई है हमारे यहाँ पर वो आई है 1991 में, ठीक है। जो लास्ट हमारे यहाँ पर वो कौन सी है 1991 में, आपको ध्यान रखना है। तो पहली कब आती है, पहली आपकी 6 अप्रैल 1948 को आती है, दूसरी मैंने आपको लिखवा दी 56 में आती है, उसके बाद 77 में भी आती है, उसके बाद 80 में भी आती है, और लास्ट कब आई थी 1991 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके आईसीआईसीआई बैंक, भारत में वर्तमान में एक तेजी से उभरती हुई बैंक कौन सी, वो है आपके आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है 55 के अंदर होती है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी बैंक आती है, सिडबी बैंक आती है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक आती है। और सिडबी बैंक आप जानते हो कि 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है, और लखनऊ में इसका मुख्यालय है, और मनोज मित्तल इसके हेड है, ठीक है। आप तो केवल ये याद कर लो कि 1990 में इसकी स्थापना और लखनऊ में क्या है इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट कौन आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट संभालने वाली बैंक कौन सी, एक्जिम बैंक है, 1982 में स्थापना है, 1981 का अधिनियम है, और मुंबई में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की बात करूं आपसे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। इस बैंक की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर होती है, और ये बात कब की बात है आपकी 1982 की बात है, आपको ध्यान रखना है। तो 1982 में शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। एक बार सवाल पूछा गया कि इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 100 करोड़ रुपए इसकी प्रारंभिक पूंजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान में साजी केवी जो है वो इसके वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करूं आपसे, संविधान में जो बजट है आपके उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। मैंने आपको साइंस पॉलिटी में पढ़ाया था कि जो बजट शब्द है उसका उल्लेख
हमारे यहाँ पर नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसका उल्लेख हमारे यहाँ पर, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 112 आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थी, आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार, आपके 8 बार जो है बजट पेश कर दिया है। सर्वाधिक बार किसने पेश, सर्वाधिक बार जो है वो आपके मोरारजी देसाई साहब जो है, इन्होंने पेश किया 10 बार, आपको ध्यान रखना है। और पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, के षणमुखम शेट्टी जो है, ये पहली बार बजट पेश करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अभी हमारे यहाँ पर 16वां वित्त आयोग जो है बन चुका है, आर्टिकल 280 के अंदर ध्यान आपके बनाया कब गया, 2023 में बनाया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष है। जब पहला वित्त आयोग पूछूं आपसे उसके हेड कौन थे, केसी नियोगी उसके हेड थे ना। 15वां वित्त आयोग पूछूं आपसे तो एनके सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए ना। तो इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनघड़िया। इसके सचिव का नाम जरूर नोट करना, सचिव कौन है, श्री ऋत्विक रंजन पांडे। स्टार लगाओ ना, कभी कभी सवाल सचिव पे पूछता है, हम लोग जो है अध्यक्ष बोल के जाते हैं ना। तो अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और सचिव कौन है, सेक्रेटरी श्री ऋत्विक रंजन पांडे। आपको इसके अलावा ये मेंबर जो है वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। 5 वर्ष कार्यकाल है और 26 से 31 के बीच में इसका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मुद्रा की बात करूं, आपके हमारे एक इकोनॉमिक्स में एक होती है M0, एक होती है M1, एक होती है M2, एक होती है M3। आपने शायद ये नाम सुने होंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं मनी सप्लाई। दोस्तों M0 जो होती है इसको बोलते हैं आपके हाई पावर मनी। क्या बोलते हैं M0 को, ये सवाल खूब पूछता है आपसे कि हाई पावर मनी या फिर आरक्षित जो मुद्रा है, रिजर्व जो मनी है वो क्या है आपके M0। तो हाई पावर मनी या रिजर्व मनी को बोलते हैं, वो कहते हैं M0 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे हाई पावर मनी कहते हैं या रिजर्व मनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनता के पास धन प्लस आपके आरबीआई के पास जमा जो है, इसको जोड़ दूंगा, मेरी जेब में जो पैसा है वो और आरबीआई के पास जो पैसा है उसको जोड़ने के बाद M0 आता है, ठीक है। इसके बाद आता है M1, ठीक है। M1 आपकी जेब में जो पैसा है वो दोस्तों आपके, इसके अलावा बैंकों में आपका जमा जो पैसा है वो और रिजर्व बैंक के पास जो पैसा है वो, ठीक है। तो M0 से M1 में क्या एक्स्ट्रा हो गया, M0 से M1 में बैंकों में जो जमा पैसा आपके वो हो गया, ठीक है। जो हमारे बैंकों में डिपॉजिट पैसा जो है आपके वो इसमें काउंट करेंगे। इस M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं, संकीर्ण मुद्रा। सवाल पूछता है कि हाई पावर मनी कौन, सवाल पूछता है संकीर्ण मुद्रा कौन सी, ठीक है। सर भूख लग रही है, अगर आप मुझ पर विश्वास करो, यकीन मानना कि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने ना। सुबह से आपकी क्लास ली है, उसके बाद ऑफिस से लगा, ऑफिस से जस्ट आ रहा हूं आपके सामने, कुछ भी नहीं खाया है। अब क्लास के बाद में खाऊंगा, सुबह से बता रहा हूं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्लास के बाद खाऊंगा। 10 बजे जो है क्लास के बाद खाने वाला हूं ना। कभी कभी दोस्तों भूख जो है ना इनको साइड में रखना सीखो ना। अभी अगर संघर्ष नहीं किया लाइफ में तो भविष्य में नहीं कर पाओगे। अगर पूरी जिंदगी भर संघर्ष करना है तो अभी आराम कर लो, और पूरी जिंदगी आराम करना है तो अभी संघर्ष कर लो। तय आपको करना है। कुमार गौरव आज पढ़ा रहा है, 2 साल बाद नहीं पढ़ाएगा, 1 साल बाद नहीं पढ़ाएगा, पर मेरा काम हो गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास अपनी लाइफ में किया है। आपको तय करना है, आपकी लाइफ है। संघर्ष करना है, अभी कर लो, बाद में नहीं करना पड़ेगा। अभी नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, ये मुद्दे की बात है, ठीक है ना। सर आप झूठ बोल रहे हो, अब यार झूठ तो क्या ही बोलूं मैं इसमें, झूठ बोल के क्या कर लूंगा इसमें ना, रोजा वोजा नहीं है मेरा, झूठ बोल के क्या कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज मेरा ये मंदिर, जिसको सोचो, जिसको बंदा 5 साल से बिना चप्पल के पढ़ा रहा है वही मंदिर होगा। इस मंदिर में झूठ बोल के क्या उखाड़ लूंगा ये बताओ। मैंने खाना नहीं खाया, आपकी जान क्लास छोड़ने के बाद ही खाना खाऊंगा, ये तय है, ठीक है। M1 हो गया। M2 क्या होता है, M1 में अगर आप जो है जो आपके पोस्ट ऑफिस में जो आपके जमा है उसको जोड़ दो तो M2 होगा। तो M0 में अगर आपके बैंक जमा जोड़ूं तो M1 आएगा। M1 में अगर मैं पोस्ट ऑफिस जमा जोड़ूंगा तो M2 आ जाएगा, ठीक है। एक होता है M3 दोस्तों ना। M3 क्या होता है, अगर मैं M1 के अंदर देखो, बैंक में आपकी 2 तरह की जमा होती है। बैंक में एक तो पैसा जो आपके अकाउंट में होता है, सेविंग अकाउंट में, एक होता है जो आपके पापा आपके डीडी करवा देते हैं ना, डीडी करवा आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट FD करा देते हैं, ठीक है। वो भी तो होता है पैसा जो FD कराया हुआ होता है ना, जिसको एक लंबे समय के बाद आप निकालते हो वो FD होता है, ठीक है। तो जो M1 है अगर उसमें मैं आपके FD को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, M3 बनेगा। स्टार लगा लो। अगर मैं M1 में M3 को M1 में अगर मैं FD को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, M3 बनेगा। आपको छापना है। और M3 को हम व्यापक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी, M3 को बोलते हैं हम लोग आपकी व्यापक मुद्रा कहते हैं, और M0 को हम लोग जो है हाई पावर मनी कहते हैं। तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, भारत में मुद्रा की बात करूं आपसे तो 1935 में आरबीआई जो आपके जानते हो इसकी स्थापना होती है और नोट इशू करना उसी का काम था, ठीक है। इसके बाद में 1 रुपए का नोट जारी कब हुआ, आपके वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट जारी करता है, ठीक है। इसके बाद में हस्ताक्षर करने वाला कौन है, उसके ऊपर वित्त सचिव है, ठीक है। 1 रुपए से अधिक के नोट जारी करने की पावर किसके पास है, आरबीआई के पास में ना। और आरबीआई गवर्नर जो है उस पे साइन करेंगे, ठीक है। 15 जुलाई 2010 को रुपए का जो साइन आपकी ये वाला, ये रुपए का साइन हमने कब अपनाया, ये रुपए का जो साइन हमने वो 2010 में अपना लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तो विमुद्रीकरण कब हुआ, विमुद्रीकरण आपके तो विमुद्रीकरण जो आपके वो 1946 में हुआ है, 1978 में हुआ है और 2016 में हुआ है। स्टार लगाना। डिमोनेटाइजेशन पूछूं आपसे, जब हम किसी एक सीरीज को बाहर कर दे हमारी इकोनॉमी से ना, जैसे हमने 500 रुपए का नोट आपके बाहर कर दिया इकोनॉमी से, यस ना, हमने 500 रुपए का नोट 2016 के अंदर बाहर कर दिया था हमारी इकोनॉमी से, ठीक है। हमने 1000 का नोट हमारी इकोनॉमी से बाहर कर दिया था, आपको याद होगा। तो वो आपकी क्या कहते हैं, वो कहलाता है आपके डिमोनेटाइजेशन ना। 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट हमने बाहर किया 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे। भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद। भाई साहब याद है वो आपको, भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद। अब मम्मी ये सोच रही है कि मैंने 10 साल में 15 साल में इतना रुपए इकट्ठा किया था 500 1000 का, बंद कर दिया। वो सारा पैसा पापा ने निकलवा करके बैंक में जमा कराया, बैंक से नए नोट लेकर के खुद के पास जमा कर लिए, मम्मी का पैसा गया। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी ने, आपके मोदी जी ने जो महिलाओं के पास जो पैसा था उसको निकालने के लिए किया था, उसको निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन के, बाकी और तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं हुआ। कहा तो था कि ब्लैक मनी जो उसको रोकने के लिए करेंगे, पर हुआ कुछ नहीं था उसमें। ब्लैक मनी तो बाहर नहीं आई, पर दादी की जो मनी आपकी वो बाहर आ गई, ठीक है। ये विमुद्रीकरण हुआ था। फिर उसके बाद में हमने 2000 का नोट वापस स्टार्ट किया, ठीक है। हमने जो है 500 और 2000 का नोट वापस स्टार्ट करे और फिर हमने मोदी जी ने, अब देखो चलो कोई बात नहीं, एक बार धोखा होता है इंसान से, हमने 1000 के नोट बंद करे, मम्मी ने सारे रुपए निकाल कर दे दिए पापा को, चले गए, ठीक है। फिर मम्मी ने 2000 के नोट इकट्ठा करना चालू करा, मोदी जी ने वो बंद कर दिया वापस। मोदी जी कह रहे हैं पैसा महिलाओं के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर वापस से 19 मई 2023 से 2000 रुपए के जो बैंक नोट है इनको भी समाप्त कर दिया है गुलाम की बिहारी लाल की, ठीक है। अच्छा किस किस नोट पर किस किसका चित्र देख लो आपके, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा का मंदिर ना, 50 रुपए के नोट पर हम्पी जो है आपके कर्नाटक, 100 रुपए के नोट पर रानी की बाग गुजरात, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, 500 के नोट पर लाल किला, 2000 के नोट पर मंगलयान जो कि मंगल पे चला गया, ठीक है। मंगलयान के साथ मंगल पे चला गया कौन, आपके 2000 का नोट। ये कभी कभी सवाल पूछता है किस नोट पर किसका चित्र है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, आपके 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत होने वाली है पहली बैंक थी, ध्यान रखना, ठीक है। 1955 में जो इंपीरियल बैंक है इसका नाम चेंज कर दिया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, इन तीनों को मिलाया और इंपीरियल बैंक हमने बनाया 1921 के अंदर, ठीक है। और 1921 का जो इंपीरियल बैंक था उसी का नाम आपके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। स्टार लगाना। जिनकी पूंजी 50 करोड़, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जिन बैंकों की पूंजी 50 करोड़ रुपए थी या उससे अधिक थी, ऐसी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 19 जुलाई 1969 को हुआ, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने किया ना। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और होता है जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी आपकी, उनका हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1969 में 14 बैंक थी, 1980 में 6 बैंक थी, यहां 50 करोड़ था, यहां पर 200 करोड़ था, आपको नोट करना है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 की बात करूं आपसे तो भारत में जो रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी जो बैंक है, इसकी
स्थापना तो अक्टूबर 1975 को होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जो आपके रीजनल रूरल बैंक सवाल पूछता है कि इसमें इसका कितना परसेंट है आपके, तो 50% जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, 35% जो इसके अंदर जो भी आपके पार्टनर जो बैंक होगा, जो व्यापारी जो बैंक होगा उसका होगा, ठीक है, और इसके अलावा 15% जो आपके वो स्टेट गवर्नमेंट, स्टार लगा लेना, आरआरबी के अंदर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तब 35% स्पॉन्सर बैंक होगा और 15% स्टेट आपकी इंडिया स्टेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी आपकी 12 है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है, आपको छापना है, और कौन सा कमीशन था आपके, यंग हिल्टन कमीशन था, सही आयोग था, इसकी सिफारिश पर स्थापना होती है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है, आपको ध्यान रखिएगा। पहले मुख्यालय कहां था, कोलकाता में था, 1937 में इसका मुख्यालय कहां पर आ गया, ये मुंबई के अंदर आ गया, ध्यान रखिए। ठीक है, आरबीआई गवर्नर की बात करूं आपसे, तो पहले गवर्नर कौन थे, ओस्बोर्न स्मिथ, ठीक है, पहले भारतीय कौन था आपके, सीडी देशमुख हो गया ना, और वर्तमान में कौन आपके, संजय मल्होत्रा वर्तमान में 26वें नंबर के गवर्नर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों ना, हमारे यहाँ पर जो है आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक है ना, रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, हमने दोस्तों हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन था ना, इसको कंट्रोल करने की हमने कमेटी बनाई थी। ठीक है, ये कमेटी रिकमेंडेशन करने वाला कौन था, उर्जित पटेल ना, तो इस कमेटी को रिकमेंड करने वाला कौन था, उर्जित पटेल कमेटी। इसकी सिफारिश पर हमने जो है, इसकी सिफारिश पर हमने जो इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको 4 ± 2%, ठीक है। अच्छा, महंगाई अच्छी या खराब है, सवाल पूछूं कि महंगाई अच्छी या खराब है आपके अनुसार, ठीक है, कि महंगाई जो होना है वो अच्छा है या फिर वो खराब है, आपके अनुसार बताओ कि महंगाई अच्छी है या फिर खराब है, क्या लगता है आपको। देखिएगा, उर्जित पटेल कमेटी ने इसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई थी, उर्जित पटेल कमेटी उसका नाम था, और इसने इन्फ्लेशन को आपके 4 ± 2% पर स्थिर रखने की बात करी, और ये काम करने की जिम्मेदारी किसको मिली है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मिलती है। 2016 में इसकी स्थापना होती है, इसके अंदर 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 इसके अंदर जो आपके गवर्नमेंट के मेंबर है, 3 तो आरबीआई के मेंबर है, 3 गवर्नमेंट, जो अच्छी कह रहा है वो भी गलत है, जो गलत कह रहा है वो भी गलत है। ठीक है दोस्तों, हर चीज एक लिमिट की होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज एक लिमिट की होनी चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। सोच के देखो दोस्तों, आपके अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, सोच के देखो, मान लो आपकी जेब में पैसा नहीं दोस्तों, तो आप समोसा नहीं खा पाओगे, आप समोसा नहीं खा पाओगे तो आप पैसे खर्च नहीं करोगे, आपकी जेब में है ही नहीं। अगर आप पैसे खर्च नहीं करोगे, समोसा बेचने वाला कैसे कमाएगा दोस्तों, समोसा बेचने वाला नहीं कमाएगा तो आलू बेचने वाला कैसे कमाएगा, चटनी बेचने वाला कैसे कमाएगा। अगर आप समोसा बेचने वाला नहीं कमाएगा तो वो टैक्स कैसे भरेगा गवर्नमेंट को, अगर वो टैक्स नहीं भरेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा। आपका समोसा खाना ही गवर्नमेंट को पैसा दिलाता है, आप जो समोसा खाते हो वही गवर्नमेंट की असली कमाई है रसगुल्ला। तो इन्फ्लेशन होना जरूरी है, आपकी जेब में पैसा होना जरूरी है रसगुल्ला, आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो आप खर्च करोगे, तभी तो आप डिमांड करोगे, और जब कोई चीज की डिमांड करोगे तो उसकी रेट अपने आप बढ़ जाएगी, तो वही आपकी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जरूरी है, पर एक लिमिट से अधिक अगर इन्फ्लेशन हो गया तो आपकी जेब में जो नोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी ना। आप गए मार्केट में तो जिम्बाब्वे की हालत दोस्तों ऐसी है कि जिम्बाब्वे में जो नोट है ना, उन नोटों को लोग खिड़की पे लगाते हैं, सूरज की रोशनी अंदर ना आए, वहां पर नोटों की कीमत अखबार से कम है रसगुल्ला। वहां पर 1 किलो अगर टमाटर लाना है तो उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए बोरा भर के नोट लेके जाना पड़ता है, उसके नोट की वैल्यू इतनी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जरूरी है, इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच होना चाहिए, इन्होंने कहा। ठीक है, 2% से 6% जो है इसके बीच में इन्फ्लेशन होगा, तभी आपके ये काम जो कौन करेगा, ये काम ये करने वाला है। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, ये होगा। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ जिम्मेदार आपकी ये होने वाला है, इसके बीच में इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात करता हूं, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है इनकी स्थापना, एक सम्मेलन हुआ अमेरिका में, बेटन वुड्स सम्मेलन आपके होता है, वहां पर 1944 में हुआ था, और 1945 में इनकी स्थापना होती है, और इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है, आपको छापना है। वर्ल्ड बैंक अजयपाल सिंह बंगा आपकी वर्ल्ड बैंक है, कहीं पर दोस्तों आग लग सकती है भविष्य में, उसको देख करके उस आग को रोकने का प्रयास आज से किया जाए, उसमें जो पैसा लगेगा आपके वो कहलाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लंबे टाइम के लिए लोन को देता है वर्ल्ड बैंक। आप चेक करना कि भारत में बांध बनेगा, भारत में बांध वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनेगा। ठीक है, भारत में जो बांध है वो वर्ल्ड बैंक जो है उसकी हेल्प से बनेगा। ये आपने सुना होगा, कभी भी आपने सुना भारत में बांध आईएमएफ की हेल्प से बनेगा, नहीं। तो आईएमएफ आपके शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, अगर आग लग गई है तो उसको बुझाना कैसा है, वो आईएमएफ है। आग लगे नहीं उसके लिए लोन देने वाला कौन है, वर्ल्ड बैंक है। आग लग गई बुझाना कैसा है, भारत के सामने संकट आ गया 1991 में, अभी संकट से निकलना कौन है, वो आईएमएफ बताएगा। आग लगे नहीं भविष्य में, वो बताने वाला कौन आपके, वो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक आपके दीर्घकालिक लोन देता है ना, हम इसका लोन चुकाते नहीं हम इससे बोलते हैं कि 35 साल बाद देंगे तेरा लोन का पैसा ना, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है अभी, तो हमें पैसा दे, हम बांध बनाएंगे, फिर उस बांध से बिजली बनाएंगे, उस बिजली को बेचेंगे और फिर पैसा देंगे। ठीक है, ये कहता है ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है, पैसा ले लिया दोस्तों, आपके ना बांध बना और ना बिजली बनी और ना वो बिकी, बांध ही नहीं बना रसगुल्ला, बांध गायब दोस्तों। हमारे यहाँ पर सड़क गायब जाती है, सड़क बनाने के लिए पैसा दिया, सड़क बनी नहीं, रसगुल्ला गायब हो गई सड़क आपकी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दीर्घकालिक लोन देती है वर्ल्ड बैंक ना। मानव विकास सूचकांक की बात करूं आपसे, तो जारी करने वाला कौन है, यूएनडीपी जारी करने वाला है, 1990 से जारी हो चुका था आपके, और महमूद उल हक और अमर्त्य सेन ने जारी किया छापना। और इसके अलावा इसका जो थीम था इस बार क्या है, गतिरोध तोड़ना, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, ये इसकी थीम थी इस बार रैंक हमारी 134 रैंक आपको छापना है, 0.644 हमारा मूल्य है, मतलब हमारा जो स्कोर है वो इतना है, और हम मध्यम श्रेणी के अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक के अंदर। ठीक है, वैसे भुखमरी सूचकांक में कौन से स्थान है हमारा, 105वां स्थान। ठीक है, भुखमरी सूचकांक में कौन से स्थान पे, 105वें स्थान पर। नवाचार सूचकांक में कौन से स्थान पर है, 39वें स्थान पे नवाचार सूचकांक में। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर हम लोग आपके 1 to 6 स्थान पर है, पहले स्थान पे फिनलैंड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक उसमें कौन से स्थान पर है, 109वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है एसडीजी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स आपके 2015 से 2030 तक चलेंगे, 17 लक्ष्य हैं, 169 आपके टारगेट आपको ध्यान। ठीक है, तो 15 साल के लिए तय हुए 17 लक्ष्य है, 169 टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो राज्यों का एसडीजी इंडेक्स पूछूं आपसे, वो उत्तराखंड आपके पहले स्थान पर। राज्यों का जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें आपके उत्तराखंड और केरल आपके दोनों टॉप पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं आपसे, तो 1988 में इसकी स्थापना होती है, 1992 के अंदर जो है इसका अधिनियम आया 1992 के अंदर, और जो शेयर मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करने का काम इसका होता है, और मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया है। और माधवीपुरी बुच आपकी ये इसकी वर्तमान दोस्तों हेड नहीं है, इसकी जो अध्यक्ष है आपकी वर्तमान जो अध्यक्ष है उसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला जो अध्यक्ष आपकी वो थी सुश्री माधवीपुरी बुच, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसके वो कौन आपके, तो वह तुहिन कांता पांडे कौन है, तुहिन कांता पांडे जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान में अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, और एस.ए. दुबे साहब जो है पहले अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। बताओ कैसे लगी क्लास, मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। आपको कोई भी एक ऐसी लाइन मिली जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, जो मैंने आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ाई, आपको शायद ऐसी लाइन एक भी नहीं मिली होगी ना, ऐसी लाइन आपको एक भी नहीं मिली होगी। मैंने प्रयास किया कि इकोनॉमिक्स के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाऊं, पता नहीं कितना सफल हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं संतुष्ट हो गया कि जो मैं शुरू में आधा घंटे लेट आया था उसकी भरपाई मैंने कर ली। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, 14 मिलियन हम होने वाले, मैं चाहता हूँ कि हम 22 तारीख से पहले वहाँ पहुंच जाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, 14 मिलियन के बाद। आप जानते हो, मतलब आप जो मुझसे पढ़ते हैं, मैं अभी 2 दिन से बोलने स्टार्ट किया कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 14 मिलियन का वो आंकड़ा पास आ गया ना, तो ऐसा लगता है बस अब हो जाए, आज हो जाए, आज हो जाए, ऐसा फील आती है ना। तो अगर हो सके तो कर लीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। आगरा में 22 मार्च को मुलाकात होने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश से, सुन लो, अगर आप बिहार से हो तो बिहार वालों के लिए कल सुबह, सुन लो, बिहार वालों के लिए कल सुबह, बिहार वालों के लिए कल सुबह बिहार बजट का 10 बजे जो है 10 बजे बिहार बजट का एक स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, बिहार उत्कर्ष चैनल के ऊपर। ठीक है, लगाया क्या फोटो यहाँ पे, देखो यहाँ पर देखना आपके, देखिए यहाँ पर जो है बिहार बजट कल सुबह 10 बजे
8 मार्च को बिहार उत्कर्ष के ऊपर आने वाला है। इसके टॉप 50 इंपोर्टेंट फैक्ट जो है मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, तैयार रहना, छोड़ना मत, पूरे साल काम आएगा आपको जो है बिहार उत्कर्ष के ऊपर। मिलता हूं टॉप 50 फैक्ट के साथ में बिहार उत्कर्ष पे 8 मार्च कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आपके इसके अलावा कल शाम को 8 बजे आपके लिए जो है जीके जीएस के टॉप आपके 100 क्वेश्चन जो है 7 फेब्रुआरी वाली सीरीज में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। वही दोस्तों इसके अलावा कल शाम को 7:30 बजे आपसे होली का जो आपके लिए उपहार है वो भी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। और यूपी वालों के लिए 9 मार्च को सुबह 10 बजे जो है वो आपके लिए क्या आने वाला है, यूपी का जो बजट है आपके उसका 50 इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो यूपी वाला 10 तारीख को आएगा यूपी उत्कर्ष के ऊपर, बिहार वाला जो आपके यूपी वाला 9 तारीख को आएगा, बिहार वाला कल सुबह 10 बजे आने वाला है। ये सूचना सारी आपके लिए, ठीक है। चलिए अब चलता हूं मैं, ध्यान रखना आप सभी लोग, मस्त रहो, खुश रहो, फिर मिलता हूं कल सुबह 6:30 बजे आपसे, कल सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना मुझे, 1-2 बार क्लास देख लेना, अच्छा रहेगा, यकीन मानना। इस क्लास को छोड़ना मत, रिवाइज करना 2-3 बार जो है। और कल मैं आपको अगले सप्ताह का क्या प्लान रहने वाला है वो कल मैं आपको बताऊंगा, तैयार रहना। 9 तारीख को फाइनल है, 10 बजे सुबह क्लास है, फाइनल देखना 10 बजे के बाद में, मैं नहीं रोकूंगा आपको। जिंदगी का फाइनल मैच उस परीक्षा हॉल में होने वाला है, उस फाइनल मैच को आपको जीतना है, ताकि कोई फाइनल हार जाओ फर्क नहीं पड़ता है, वो फाइनल मैच आपका जीतना चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब आपने ठान लिया तो सब कुछ संभव है। जय हिंद, थैंक यू। पूरी तरह